आज हमारे बीच में पधारे हुए अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, आपके अपने ही सीनियर लीडर और अरुणाचल सरकार में मंत्री तुमके बगरा जी, और आज के इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु आपके डिस्ट्रिक्ट के साथी एमएलए यामर करबक जी, आपके पड़ोसी एमएलए तलेम तबो जी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन तुम्पे एते जी, जितने भी जिला परिषद आज यहाँ आए हुए हैं, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन याबी दर्ची, फॉर्मर मिनिस्टर दो यादव जी, स्टेट बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ताइक गोय जी, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग के इंचार्ज जो पार्टी के हैं कालिंग परतिन जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिंतो एते जी, मंडल प्रेसिडेंट आलो ईस्ट का इर्गे लोलन जी, हमारे यहाँ जितने सीनियर लीडर पार्टी के आए हुए हैं, गांव बूढ़ा, गांव बूढ़ीज, पोनो पार्टी और मीडिया के काफ़ी यहाँ लोकल मीडिया आए हुए हैं, और पोनो पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। आज हम लोग निको बांगो में एक आलो ईस्ट का हिसाब से मीटिंग कर रहा है, साथ में चीफ मिनिस्टर साहब और मुझे भी बुलाया है, और साथ साथ में कई लोग यहाँ आए हुए हैं। नॉर्मली मैं तो यहाँ बहुत बार आया हूँ, और जब डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा मीटिंग होता है तो आलो में होता है, तो मैंने उस दिन केंतो जिनी साहब को पूछा, आपने यहाँ साइड में मीटिंग रखा, पब्लिक आएगा क्या? क्योंकि यहाँ तो निको बांगो में ओरिजिनली 3 ही गांव है, तो लोगम जिनी हैं, और यहाँ बीरू और एई जो हम पिछली बार आए थे, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ आना पड़ता है। तो केंतो जिनी ने मुझे बताया कि सर आप चिंता मत कीजिए, आलो से इधर का रास्ता भी बहुत फर्स्ट क्लास हो गया है, सब तुरंत आएगा और मीटिंग भी बहुत अच्छा होगा। तो सचमुच में इतने लोग यहाँ मीटिंग आज निको बांगो में, लोगम जिनी में इतने बड़े मात्रा में लोग आए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम भी अच्छा है। मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था आज सुबह, लेकिन आदमी तो हमको नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है कि आप एक 2 घंटा का प्रोग्राम में आ जाइए, लेकिन 1-2 घंटा प्रोग्राम होता है, लेकिन आने में तो पूरा 1 दिन लगता है ना। दिल्ली से सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, फिर 2-2.5 घंटा का फिर फ्लाइट, फिर हेलीकॉप्टर। तो आज बहुत जल्दी निकला, आज समय में यहाँ पहुँचा, और आज वापस भी जाना है सीएम साहब हम लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ बातें हैं हमारे जो पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया, और मेरे दिल में कुछ बातें हैं, वो भी यहाँ के लोकल लीडर्स ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ बताया है। हमारे पार्टी के लीडर लोगों ने भी बताया, और हमारा तमुद साहब जो यहाँ के सीनियर कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने अपने टीम के साथ आज बीजेपी में ज्वाइन किया है, उसका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। साथ साथ में आज चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों का यहाँ आना, ये बहुत खुशी के बात है। सबसे पहले तो जो यहाँ इनॉग्रेशन जो स्कीम इनॉग्रेशन हुआ है, मैं अभी बैठ के थोड़ा सा स्कीम का लिस्ट देखा है। आज जितना भी स्कीम इनॉग्रेशन किया गया है, पहले के समय में इतना स्कीम करने के लिए कम से कम 30-40 साल लगना था। ये तो अभी 4.5 साल में किया है। इतना स्कीम, उसके लिए पैसा का व्यवस्था करना पड़ता है, स्कीम बनाना पड़ता है, फिर इम्प्लीमेंट करके फिर इसके बाद में लास्ट में इनॉग्रेशन होता है। इतना स्कीम आसानी नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है, यहाँ सीनियर लीडर जितना भी बैठा आपने देखा होगा, दो यादव साहब को पूछिए उस समय एक स्कीम पास करने में कितना समय लगता था। उस जमाने में पैसा नहीं था उस समय,
लेकिन आज 4.5 साल के अंदर में इतना स्कीम केंतो जिनी साहब का टेन्योर में 30 आलो ईस्ट का जो स्कीम हुआ है, और साथ साथ में जो फाउंडेशन लगाया है, ये फाउंडेशन स्कीम जितना भी आज यहाँ लगाया गया है वो भी अगले 1 साल 2 साल में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं जब हम लोग अपना मेहनत से, अपना सरकार के माध्यम से कोई अच्छा चीज होता है तो सबको अच्छा लगता है। आखिर तो हम लोग पब्लिक का सेवा करने के लिए बैठा है। तो आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि डेवलपमेंट करने का तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया है तो हम लोग को भी अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में बेसिक चीज जो आम चीज है उसको हम लोग मांगता है। अभी भी हम लोग का जो आदत है कि आलो वेस्ट सियांग में तो लगभग हर गांव में रास्ता पहुंच चुका है, इसलिए यहां बेसिक चीज से थोड़ा आगे निकलने वाले हैं। अदरवाइज आज भी हम लोग बेसिक मतलब हमको पीने का पानी चाहिए, गाड़ी रास्ता चाहिए, अच्छा गाड़ी रास्ता चाहिए, हमारे यहाँ बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाने के लिए, घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा चाहिए, यहाँ स्कूल का अच्छा मकान चाहिए, मेडिकल में बेसिक आपको दवाई चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, जो बहुत बेसिक होता है जिसके लिए मांगने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए अभी हमारे यहाँ में अरुणाचल का पब्लिक मांग करता है। और जब सीएम साहब हम लोग पब्लिक मीटिंग में जाता है तब भी वही बेसिक मांग होता है। जो विकसित समाज है, जो डेवलप हो चुका है, उसके लिए ये जो इश्यू हम लोग अरुणाचल में आज मांगता है, ये 100 साल पहले खत्म हो चुका है। ब्रिटिश लोग जब इंडिया को राज करता था तब ही हाईवे बन चुका था, तब रेलवे बन चुका था, एयरपोर्ट तब बन चुका है। आज बंबई का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, पुणे और ठाणे का जो एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, ये सब अभी नहीं है, वो 100 साल पार हो चुका है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना पीछे है दूसरा का कंपेयर में। बहुत अभी भी हम लोग को काम करना है। तो जो चीज मुझे बाकी जो डेवलप समाज का काम जो हो रहा है वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मुझे बेसिक जो आम चीज है वो करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे कभी कभी बहुत दुखी होता है, क्योंकि पहले हुआ नहीं है। आप सोच के देखिए, ये जो आलो में अभी बहुत छाती ठोक के केंतो जिनी और आप लोग सब ने बताया, ये जो डबल लेन रोड बनाया है आलो में, हमारे ईटानगर में अभी एयरपोर्ट बन गया है, अभी अरुणाचल में रेलवे लाइन बन गया है, पासीघाट में एयरपोर्ट बन गया है, तेजू में एयरपोर्ट बन गया है, आलो में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एयरपोर्ट बन गया और जीरो में बन गया है। आप सोच के देखिए, आप सोचता भी होगा ये पहले क्यों नहीं बना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले क्यों नहीं बना। अगर ये पहले बना होता तो आज हम कुछ और काम कर रहा होता। अगर ये एयरपोर्ट, ये डबल लेन, ये जो आलो का डबल लेन रास्ता जो बनाया है, अगर ये 15 साल 20 साल पहले बनाया होता तो आज मैं दूसरा काम करता। उससे आपका जिंदगी बदल जाता है। लेकिन जो बेसिक काम है, जो बिजली, पानी, रास्ता, खाना पीना, जो बेसिक है जिसको आदमी को जीने के लिए चाहिए, वो काम भी उस समय नहीं हुआ और आज हमको ये काम करना पड़ रहा है। मैं जब एमपी बना, आपको मालूम होगा आलो से आगे, काइंग से आगे मोला एक जगह है, वहां से आगे रास्ता ही नहीं था। मेचुका पैदल जाता था, मनीगांव पैदल जाता था।
इधर में जब ये तकसिंग तरफ जाएगा 8-9 दिन पैदल चलता था। किमिथी तरफ में आप जाके देखिए, गेलिंग तरफ में आपका इंक्योंग से आगे तूतिंग गेलिंग देखिए, सारे के सारे पैदल चलता था। वो तो अभी पिछले 10-12 साल के अंदर में है, वो भी जब हम सरकार में आए तब ही सारे के सारे ये बॉर्डर का रोड बना है। ये पहले क्यों नहीं बना? कभी कभी हम लोग राजनीति में बहुत छोटा मोटा बात में इतना उलझ जाता है कि जो असली चीज है वो हम लोग पहचानता नहीं है। इसलिए मैंने इस बात को जिक्र किया। अब बेसिक काम कर दिया है, अब इस चुनाव के बाद देखिए हमारा अगले कदम, नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में होगा। नौकरी के लिए, आपका आमदनी के लिए, कमाई के लिए। जब आला में डबल लेन रास्ता बनाया ही नहीं है तो यहां इंडस्ट्री कैसे आएगा, यहां सप्लाई कैसे होगा? बेसिक चीज सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क होता है, वह नहीं बनाया था उस समय। इसलिए जो बेसिक चीज हम लोग आज पहुंचा दिया, इसके बाद जो अगले कदम जो होगा वो जो है हमारा जिंदगी का क्वालिटी, आपका आराम से जिंदगी कैसे जी सके, उस पर हम लोग शिफ्ट होगा। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा होगा अगले चुनाव का, अगले चुनाव के बाद जो होगा वो आपको समय पर बताया जाएगा। आज मैं आपको हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और अरुणाचल सरकार के बारे में 2000 बात बताना चाहता हूं। पहले हमारे जो राज्य सरकार में जितने भी लोग काम करते थे, पहले चीफ मिनिस्टर होते थे, पहले भी एमएलए होते थे, मिनिस्टर भी होते थे पहले, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो क्यों नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है कि पहले का सीएम लोग काम नहीं करना चाहता है, पहले का मिनिस्टर एमएलए काम करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है, वो भी काम करना चाहते हैं। पहले जो सीएम थे वो भी अरुणाचल को डेवलप करना चाहते हैं। पहले का जो विधायक थे या जो मिनिस्टर, जो भी डिपार्टमेंट में कई मंत्री रहे हैं, सब लोग काम करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप, जहां से निर्णय होता है वहां अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो जमीन पे आप जितना भी हाथ पांव मार लो कुछ नहीं होगा। मान लो अभी केंतो जिनी साहब बोलेगा कि हमको ये करना है, वो करना है, अगर पेमा खांडू साहब उसको स्कीम नहीं देगा तो आप केंतो जिनी क्या करेगा बताइए? देना पड़ेगा, देने वाला आदमी चाहिए ना। आपको प्लानिंग और उस लेवल में काम करने वाला आदमी चाहिए, और देने के बाद फिर करने वाला नहीं होगा तो कैसे काम करेगा बताइए? इसलिए लोकल लीडर, लोकल एमएलए, लोकल का जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी और जो ऊपर में पॉलिसी बना करके ये सारा चीज देने वाला, उसमें तालमेल होना चाहिए। उसमें जब तक तालमेल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं तो हर मीटिंग में आजकल बोलता हूं, मुझे सुनाई भी देता है, कभी कभी मेरे पास वीडियो आता है कि हम एमएलए बनना चाहता है और हम एमएलए बनते ही मेरा जगह का स्कूल, हॉस्पिटल सब ठीक कर देगा बोलता है। तो मैं बहुत सोचता हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं, तो आप एमएलए बनने से ये कर देगा, वो कर देगा बोलता है, लेकिन करेगा कैसे बताइए? आप अगर सही पार्टी में नहीं होगा, सही टीम में नहीं होगा तो कैसे करेगा बताइए? तो एक टीम चाहिए। आपको सरकार जो पैसा देने वाला, प्रोग्राम करने वाला, आपको सारा आपका आइडिया विजन के साथ जो चलता है, वो जब तक नहीं होगा एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है। मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन देख चुका हूं, मैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हूं। 2014 में पहली बार हम मंत्री बना, जिंदगी ऑपोजिशन में ही रहा है। 2014 में पहली बार जब मिनिस्टर बना नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट में, 2014 से लेकर के अरुणाचल के लिए जितना काम किया, मुझे तो ABC से लेकर के Z तक मुझे मालूम है। ये जो आलो का जो हाईवे का जो बात करता है, ये हम लोगों ने 2015 में ही
सारे का सारा कंपेंसेशन का पैसा से लेकर के पूरा सैंक्शन 2015 में कर चुका था। क्यों नहीं हो पाया उस समय यहां काम? किस लिए पेंडिंग था? आप लोग कभी सोचता है, पूछता है क्यों नहीं हो पाया? मेरा काम हमने जब कर दिया, फिर मेरे पास आके बोलता है रिजिजू साहब तो रास्ता बना के देता ही नहीं है। उतना साल पहले, आज 2023 हो चुका है, 2016 में पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बना है। वो भी आपको मालूम है, पेमा खांडू साहब कांग्रेस में था। तो क्या होता था कांग्रेस में? पेमा खांडू साहब काम करेगा बोलने से क्या काम हो जाएगा? क्या सरकार मजबूत होना पड़ेगा, उसके पास काम करने की क्षमता चाहिए। वो फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ था पेमा खांडू साहब। बाद में वो खुद लीड करके जब मुख्यमंत्री बना है, सारा काम अरुणाचल का तेजी से आगे दौड़ने लगा है। पहले इतना साल से पेंडिंग था। क्यों पेंडिंग था? 2016 के बाद ये जो हाईवे के लिए हम लोग नितिन गडकरी साहब को जीरो में लेके आया, सीएम साहब हम दोनों थे, पूरा बर्बाद होके रखा था। एक कॉन्ट्रैक्टर को पोतिन से लेकर के पंगिंग तक एक कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम दिया हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट से कोई जमीन का क्लियरेंस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, मेजरमेंट तक नहीं किया। इलीगली एक कंपनी को, कोई साउथ इंडिया से कंपनी आया, कितना 1000 करोड़ था, काम दे दिया। 1 इंच जमीन पे नहीं हुआ। कैसे होगा काम? लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। जमीन मालिक से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ अरुणाचल में ट्राइबल एरिया में तो और भी बहुत कठिन होता है। तो हम लोग ने उसको 9 प्रोजेक्ट में डिवाइड किया। फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया। कॉन्ट्रैक्टर लोग तो डर गया कि अरुणाचल में जाएगा, काम फंस जाता है, पैसा फंसेगा बोल के। फिर इसी प्रोजेक्ट को 9 प्रोजेक्ट में डिवाइड किया, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। फर्स्ट टाइम अरुणाचल में हम लोग ने किया कि एक ही प्रोजेक्ट को 9 भाग करके आज ये रास्ता देखने को मिला है। हमारा स्टेट का जो लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर और लोकल एमएलए अगर एक्टिव नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी जितना भी स्कीम दे देगा, यह इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन का बात होता है। आदमी हल्का फुल्का में कई बातें करता है, हम लोग को सुनने को मिलता है। अभी हमारे एमएलए साहब ने जो बताया ये स्टेडियम के बारे में, एक स्टेडियम है, ये स्टेडियम पासीघाट का स्टेडियम, जीरो का स्टेडियम, दापोरिजो का, आलो का स्टेडियम, एक दिन एक कागज में साइन करके सैंक्शन किया है। सबका सब हो गया, आलो का क्यों नहीं हुआ था? तो उसमें जाना चाहिए आराम से। कोई मुझे बोल देता है कि किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आलों का एक स्टेडियम भी नहीं बना पाता है। कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि किसने नहीं बना है, कौन है। मैं तो किसी को तो फांसी नहीं लगा सकता हूं ना, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसने केस दिया, किसने नहीं हुआ। ये सिंपल चीज है। इसके लिए ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता है। मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरा खिलाफ में बोला है। बाद में आलो से हमारा पार्टी के लोग ने वीडियो भेजा मुझे, बोला कि आलो में बोला है कि किरण रिजिजू तो इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, आलो का एक स्टेडियम भी नहीं बना सकता है। तो ये सब जो है, अगर कोई नहीं जानने वाला बोलता है तो उसको समझाना है। लेकिन कोई जानकारी आदमी जब जबरदस्ती बोलेगा, उसको क्या कर सकता है? सबको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है, केस में पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है। हम उल्टा दुखी है कि पैसा दिया वाला चीज को नहीं बना पा रहा है। हम गुस्सा है और हमको ही लोग उल्टा गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं बना दिया। गुस्सा तो हमको आ रहा है ना, पैसा दिया वाला क्यों नहीं बना रहा है, तो हमको गुस्सा कर रहा है। तो ऐसा जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। बाद में सीएम साहब को मैंने बताया कि इसको आप या तो एक्शन ले लीजिए, नहीं तो आप तुरंत कुछ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो बिना मतलब आलो में ऐसे बदनाम करने वाला कुछ लोग निकल गया है। तो सीएम साहब ने डायरेक्शन दिया, उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को बोला कि डायरेक्ट तुम लोग खुद आलो चला जाओ और इसको सॉल्व कराओ। तो अभी मुझे अच्छा लगा, इतने साल के बाद में सॉल्यूशन करके अभी काम हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे अरुणाचल प्रदेश में आज जब मैं देखता हूं, आज बेसिक चीज जो बन रहा है, और इस तरह का जब पार्टी का मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग में जब एक्नॉलेज करता है कि अरुणाचल आगे बढ़ रहा है, तो हमको नेचुरली अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग
इतना मेहनत किस लिए करता है? कोई दिखाई देने के लिए, पब्लिक खुश हो, तो पब्लिक खुश होगा तो हम लोग तो वैसे ही अच्छा लगेगा। आज तो मुझे इसलिए कहा, मैंने ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन एक तो छोटा छोटा बात भी है, मैं इसे जिक्र करना चाहूँगा। अभी जैसे यामर करबक साहब ने बताया, कल हमको कम्बू जाना था तो नहीं जा पाया, ऐसा बहुत होता है। एग्जाम्पल है, अरुणाचल में तो आजकल बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, आजकल तो क्लैन में भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जाति जाति में भी ऑर्गेनाइजेशन है, और नौकरी करने वाला का भी, यूथ का भी होता है, महिला का अलग से होता है, बुरा बुरी का, गांव बुरा का, टीचर का, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पूरा अरुणाचल में जितना पॉपुलेशन है उतना ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन हमको बुलाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, सब अपना है, वो प्यार से बुलाता है। तो हम अगर जाना भी चाहेगा तो कितना जा पाएगा? कई बार सीएम साहब ने बता चुका है, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अभी किरण भैया को डिस्टर्ब मत करो अभी, क्योंकि पहले जैसे एक सिंपल एमपी तो नहीं रहा, एक जिम्मेदारी पोजीशन में बैठा है, तो उस जिम्मेदारी को काम करने के लिए मौका देना चाहिए। जो मेन काम में तो बुलाना है, हर एक चीज में सुबह शाम बुलाएगा, वो ठीक नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब तो इतना टूर करता है, उसका एमएलए लोग भी टाइम टू टाइम बुलाते रहता है, तो जहां सीएम जाता है तो मुझे जाने का जरूरत भी नहीं होता है, वो मेरे लिए बोल देता है। लेकिन कोई कोई जगह में सीएम साहब नहीं होते हैं तो बोलता है, अरे किरण रिजिजू को तो हम लोग ने एमपी बनाया, हमारा प्रोग्राम में नहीं आया तो क्या फायदा है? दुनिया पर उल्टा वाला खिलाफ में ठीक से बोल देता है कि क्या है, एमपी बन गया, हम लोग का मिलता भी नहीं है। तो काम करके कुछ फायदा पहुंचा के, नाम कमा के स्टेट का फायदा करने का सोचता है, तो यहाँ में उल्टा नाराज होता है। अब मैं सब आदमी को तो मिल के इंडिविजुअल तो बोल नहीं सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जब जब मौका मिलता है मैं जरूर बोलता हूँ कि हम लोग इस देश में, इतना बड़ा देश है इंडिया, इतना बड़ा देश, आज दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश इंडिया बन गया है, चाइना से भी ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है, नंबर 1 हो गया। और इतना बड़ा देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट मिलना, कि हम लोग, आप मालूम है टोटल इंडिया में आज के दिन में 28 कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें से आपका एमपी को भी जगह मिला हुआ है। तो ये चीज तो बार बार ऐसा ऑनर आता नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है। आप लोग सोच के देखिए, क्या हमसे पहले जो एमपी था वो क्या पढ़ा लिखा नहीं था क्या? वो सब पढ़ा लिखा लोग थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका एमपी को इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना के देश चलाने का मौका मिल रहा है। तो इसमें कैबिनेट मतलब से एक डिपार्टमेंट का नहीं होता है, उस कैबिनेट का कई कमेटी होता है, हर दिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, पार्लियामेंट चलता है। जैसे कल हम पूरा फॉरेन से डेलीगेशन आता है, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी लगाता है, फिर पार्टी का इलेक्शन कैंपेन करना पड़ता है, बहुत सारा चीज होता है। और हमारा अरुणाचल इतना आसान स्टेट नहीं है। दूसरा तो एक सिटी, एक जो है लोकसभा होता है, एक लोकसभा में वहाँ 20-25 लाख 30 लाख पॉपुलेशन होता है, हमारा तो डिस्ट्रिक्ट ही इतना ज्यादा है। अभी हम वेस्ट सियांग में जाने से भी दापोरिजो वाला बोलेगा वेस्ट सियांग में जाके तो ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ भी आना है। फिर हम दापोरिजो जाएगा अपर सुबनसिरी, तो ईस्ट कामेंग वाला सोचेगा कि हमारे यहाँ भी आना है। जैसे कुरुंगकुमे है, करा दादी है, वेस्ट कामेंग है, तवांग है, पापुम पारे, हमारा यहाँ में आपको लेपारादा, लोअर सियांग, अभी तो सीओमी बन गया, इतना डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में। फिर ईस्टर्न में जाएगा लोंगडिंग से लेकर तिराप, चांगलांग, उधर कितना डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग का कम पॉपुलेशन में एक डिस्ट्रिक्ट होता है। अभी गालो समाज का अंदर में जब सीएम साहब हम दोनों जब टेक ओवर किया तो पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट था, वेस्ट सियांग। आज तो सीएम साहब यहाँ मौजूद है, आप सोच के देखिए, अब गालो समाज के अंदर में वेस्ट सियांग में ही अब लोअर सियांग बन गया, लेपारादा बन गया, वेस्ट सियांग अलग से, तीनों एमएलए आज यहाँ बैठा है। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कितना कन्वीनियंस हो गया। उधर का सियांग अलग से दे दिया, रुमगोंग एरिया, ये पेसिंग जोमलो मबुक, आज मुझे बताया कुछ पोनो पार्टी ये पेसिंग जोमलो मबुक साइड से भी यहाँ आया है।
फिर आगे ऊपर में शियोमी मेचुका मणिगांव अलग बना है। आज का दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सबको जगह मिला है। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया, आसान से अनाउंस किया वो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बनाने का साथ साथ खर्चा भी उतना ही होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए खर्चा देना पड़ता है। इसलिए आज वेस्ट सियांग का जो ओरिजिनल, जो अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग का हेडक्वार्टर आलो में जब आया है, यह अरुणाचल का ओरिजिनल 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में से एक आलो है। तो ये आलो को एक प्लानिंग के साथ बहुत सुंदर इसका विकास होना बहुत जरूरी है। अभी हमारा जितना भी केंतो जिनी साहब ने बताया और बाकी लोगों ने भी बताया, दो यादव साहब ने भी बताया है, अभी हम लोग प्लान करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ करके, क्योंकि आगे जो डिस्ट्रिक्ट का बाकी जाने का रास्ता भी आलो से है। आलो का हाईवे नहीं बनने की वजह से बाकी पेंडिंग था, आगे रास्ता कुछ भी नहीं रुकेगा अभी, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं होता है तब तक कुछ होता नहीं है। इसलिए आलो टाउन का ब्यूटिफिकेशन के लिए एक रोड मैप हम लोग बना सकते हैं। और वेस्ट सियांग का हेडक्वार्टर आलो का अलग ही स्ट्रक्चर है। मैं तो हमेशा बाकी जगह में भी बोलता हूं, आलो टाउन में इवन पोनू का समय में भी हम लोग जब यहाँ पोनू पार्टी आता है ना, कल्चरल पार्टी होता है, मोपिन पार्टी अलग अलग कॉलोनी का होता है। तो कभी कभी हमारा एमएलए साहब भी बोलता है कि सेंट्रल मोपिन में गैदरिंग करना मुश्किल इसलिए होता है कि पूरा अपना जो कॉलोनी में अपना अपना डेरे होता है, तो मोपिन अपना हिसाब से मनाता है। तो ये आलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, यहाँ में कॉलोनी वाइज आपको पहले से ही सिस्टम बनाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसे कॉलोनी इतना मजा से ऑर्गेनाइजेशन बना के कहीं भी नहीं रखा, ये सिर्फ आलो में है। इसलिए जो हम लोग पॉपुलर पार्टी निकलता है उसमें बहुत सुंदर लगता है, वो कॉलोनी से जो निकलता है। तो ये हर कॉलोनी का पिक्चर बना करके उसका डिजाइन के साथ सुंदर से डेवलपमेंट करना है। आपको तो मालूम है, अभी मैं स्कीम का बात बिल्कुल नहीं करूंगा आज, क्योंकि मेरा पास उतना टाइम भी नहीं है। अब एक स्कीम गिनती करके बताने का मेरा पास टाइम नहीं है, और बताने का जरूरत भी नहीं है। अभी इतना ये हर एक छोटा स्कीम को बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर एक गांव का देरे से लेकर के आपका आलो टाउन का जितना भी है आप लोग मालूम होगा, उधर कोम्बो बेल का जितना भी तदिन से लेकर के कोम्बो बेल का, इधर ये निको बांगो का तीनों गांव का देखिए, या इवन आलो वेस्ट का भी देख लीजिए, कोई गांव नहीं छूटा जहां हमने कुछ नहीं दिया है, सबको दिया है। कभी आप सुना है कि एमपी ऐसे इंडिविजुअल देता है? होता ही नहीं है दुनिया में, इंडिया में कोई भी एमपी ऐसे गांव स्कीम देता नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूरी में एक्स्ट्रा कुछ करेगा सोच की ये सब करते हैं। आप आलो का यहाँ एक्स डीएमओ साहब बैठा होगा, मेडिकल ऑफिसर लोग बैठा होगा, ये तो पब्लिक मीटिंग है, ऑफिसर लोग तो नहीं है। आप पूछ के देखिए, आज भी आलो का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें कितना एम्बुलेंस हमने दिया है, आपको मशीन, एक्सरे मशीन, डेड बॉडी ले जाने के लिए, आम दवाई पानी के लिए कितना किया है। कोविड का समय में ये जो मुख में मास्क लगाने के लिए ऑक्सीजन मीटर वगैरह, ये सरकार तो कर ही रहा है, लेकिन हमारा तरफ से भी ट्रक भर के पूरा अरुणाचल के लिए सामान बेचते रहा है, और मिला है सबको। मैंने पूछा है, मिला कि हाँ बांटा है। हमारा पार्टी वर्कर या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग को पूछे, बोला है कि किरण साहब ने भेजा है, हम लोग ने बांटा है। ये कोई एमपी का पर्सनल काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट इतना मेहनत कर रहा है, हमारे तरफ से और भी एक्स्ट्रा करना है बोल के कर रहा है। अदरवाइज आज अरुणाचल में सारा चीज तो गवर्नमेंट का तरफ से देख ही रहा है। तो इसलिए मैं इंडिविजुअल स्कीम के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है उसको आप लोग इस तरह का जो पार्टी का जो सम्मेलन होता है उसमें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आम पब्लिक भी आता है। दिल्ली में तो बहुत पब्लिक आता है, एक्सकर्शन के लिए भी आता है, घूमने के लिए भी आता है, और वैसे मुझे मिलने भी आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अरुणाचल से दिल्ली में मेरे पास मैं मिलने के लिए आया, दिल्ली में घूमने के लिए आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तकलीफ तब होता है जब आदमी बोलता है कि सर आपको तो 2 बार 3 बार वोट दे चुका है, आप हम लोग को कुछ स्कीम नहीं दिया अभी तक भी। तो मुझे उसको समझाने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हर आदमी को तो 20 मिनट 30 मिनट बैठ के तो नहीं समझा सकता है।
मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि जो बेसिक आपको जो सुविधा मिल रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं पूछता हूं। तो मिलता है बोला है, फिर क्यों बोलता है कि आपको वोट दिया, आपको स्कीम दिया नहीं हम लोगों को? तो ये क्यों पैदा हुआ? तो आज हमारा, क्योंकि ये पार्टी की रैली है, इसलिए मैं पार्टी के जो सीनियर लीडर को मैं कहना चाहता हूं, ये मैसेज आप लोग पार्टी का तरफ से पब्लिक को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब सीएम साहब तो आकर के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा ना, सीएम साहब एमएलए को देता है ना, एमएलए पूरा काम करता है। हम दिल्ली से सारा जो चीज भेजता है, आप लोग तो मालूम है अरुणाचल तो अभी अपना पैरों पर पूरा खड़ा नहीं हुआ, सेंट्रल से ही फंडिंग करना पड़ता है पैसा का, बड़ा प्रोजेक्ट का। तो ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करने में इतना तकलीफ होता है, लेकिन बाद में जाकर के यहाँ टेंडर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर और वो ऑफिसर वो मिल जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ये काम हमने किया है और वो धन्यवाद देता है ऑफिसर को, वो सोचता है कि ऑफिसर ने उसको टेंडर में काम दिया है। काम असली देने वाला कोई और है, ऑफिसर तो काम नहीं देता है ना, ऑफिसर को तो दरमा मिलता है, उसका तो सिर्फ काम होता है उसको ऑफिशियल प्रोसेस करना। इसलिए जितना स्कीम बांटता है, चाहे फ्री चावल आपको देता हो, गैस कनेक्शन देता हो, बिजली पानी रास्ता, ऑफिसर को काम अच्छा से इंप्लीमेंट किया बोल के क्रेडिट जरूर दीजिए, लेकिन क्रेडिट पूरा जाता है सरकार को जो ये स्कीम देता है, जिसने ये बना के लाया है। मैं आप लोग के सामने में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑफिसर लोग और हम लोग जब बैठता है तो मैं आजकल तो सबसे पहले यही बात मैं बताता हूं। ऑफिसर लोग आता है हमारे पास में, मीटिंग करता है, प्लानिंग करने में बहुत टाइम लगता है, ऑफिसर लोग भी आधा बड़ा काम करना पड़ता है। तो मैं बोलता हूं कि देखिए आप लोग का मेहनत, ऑफिसर का मेहनत से ये इंप्लीमेंटेशन होता है, लेकिन जो सरकार होता है, पब्लिक का इलेक्शन जीत के आया है, हम लोग सरकार चलाता है, बहुत मेहनत से हम लोग ये स्कीम लाता है, तो ये बताना पड़ेगा ना ये स्कीम कैसे आया है। नहीं तो फ्री में ऐसे आया सोचता है पब्लिक, तो सरकार को क्रेडिट देता ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर का नाम लेता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता नहीं है, एमपी को पूछता नहीं है, एमएलए को पूछता नहीं है। तो ये सारा चीज को गांव गांव तक बताना पड़ेगा कि ये जो स्कीम, चाहे महिलाओं के लिए, बच्चा के लिए भी स्कीम आता है, गांव में मनरेगा का स्कीम आता है, आपको तालाब बनाने का पैसा आता है, आगे आगे जाकर के बहुत स्कीम आएगा, किसानों का जो फार्मर है उसका अकाउंट में पैसा डालने का भी काम करता है। पूरा चेंज हो गया। पहले तो सरकार 100 रुपया आएगा, 100 रुपया को लेने के लिए बीडीओ के पास जाना पड़ता है, वो जाने का खर्चा भी उल्टा 50 रुपया हो जाता है। आजकल तो अकाउंट में पैसा डालता है। तो इसलिए धीरे धीरे ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग जो जेम बोलते हैं ना, जन धन मतलब आपका बैंक अकाउंट, आधार मतलब जो कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड पूरा डिजिटल कर रहा हूं। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग मोबाइल फोन, जो मोबाइल में ही आपका सारा अकाउंट फ्यूचर में चला जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में 100% 4G नेटवर्क मोबाइल, अभी मैंने जो हिसाब लगा के देखा है, कल आने से पहले मैंने एक कैलकुलेशन किया है कितना अरुणाचल में, कितना गांव में मोबाइल टावर लग चुका है। तो अभी लगभग 85% अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल कनेक्शन हो चुका है। अगले 3-4 महीना के अंदर में हम लोग 100% मोबाइल कनेक्टिविटी देने जा रहा है। मैं खुद हर महीने मीटिंग लेता हूं, सारा वो टेलीकॉम का ऑफिसर, सेक्रेटरी, बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो इन्वॉल्व है, सबको बुलाता हूं कि ये 4G नेटवर्क 100% देना है। ये प्राइम मिनिस्टर का मिशन 500, जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया था उस समय 500 दिन बाकी था, तो मिशन 500 का इस प्रोग्राम में हम लोग मोबाइल कनेक्टिविटी दे देगा। तब ये जनधन, आधार और मोबाइल जेम, ये ट्रिनिटी है, ये पूरा हो जाएगा, तब अरुणाचल का एक नया रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे जाकर के हमारा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कई प्रोग्राम चलाया है। आज हमारा बहन जेडपीएम मैडम ने बताया है कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। बोलता तो सब पार्टी बोलता है, कोई हिम्मत नहीं करने का, ये हिम्मत सिर्फ मोदी जी में है। 33% महिलाओं को हम लोगों ने असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने का बिल पास करके कानून बना दिया है। अब इसको 2026 के बाद हम लोग पंचायत मत और दिन लागू है, तो
तो उसके बाद पंचायत में लागू, अभी एमएलए एमपी में बनेगा, सीट कितना बढ़ाना है, हमारा एमएलए सीट कितना बढ़ाना है, एमपी का सीट कितना बढ़ाना है, और रिजर्वेशन का कैसे सिस्टम होगा, ये सारा अभी हम लोग, जो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा। सेंसस इसलिए अभी नहीं हुआ क्योंकि 2021 में सेंसस होना चाहिए था, जो 21-22 में कोविड आने की वजह से सेंसस नहीं कर पाया, तो आगे सेंसस होगा और 2026 में हम लोग का सारा प्रक्रिया हो जाएगा। तो उसके बाद ये सारा रिजर्वेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें जितना महिला है आज, चाहे वो जेडपीएम हो, चाहे वो पूर्ण पार्टी हो, चाहे हमारा जितना भी यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये मैसेज सबको देना है। हमारा हिंदुस्तान का जितना महिला है, नारी शक्ति, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति का नाम से जितना भी स्कीम चला रहा है, उसके ऊपर में ये जो रिजर्वेशन दिया है, वुमेन तो एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए, 100% बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, मोदी साहब को आशीर्वाद देना चाहिए। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। और साथ साथ में हमारा यूथ के लिए, यहाँ हमारे करबक भाई ने जो बताया है, स्पोर्ट्स के लिए जो किया है, अब यहाँ इंदौर कोर्ट भी चल रहा है, आगे स्टेडियम भी हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेगा यहाँ एक अच्छा स्पोर्ट्स का एकेडमी आलो में बन जाए, ताकि आलो एक जमाने में बहुत अच्छा यहाँ स्पोर्टिंग सेंटर था, ये फुटबॉल और बाकी खेल अच्छा यहाँ खेला जाता था। जब मैं स्कूल में था तब भी मैं आलो में फुटबॉल खेलने के लिए आया था 80s में, तो मुझे याद है यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, स्पोर्ट्स का कल्चर है। इसलिए ये सारा चीज़ मैं डिटेल में आज नहीं कहना चाहता हूँ। साथ साथ में जो मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, ये यमगो रिवर का जो प्रोटेक्शन है, यह काबू से लेकर के आलो टाउन तक का, और बाद में फिर आगे नीचे भी जाएगा, वो आप सबको मालूम है। पहले हम लोग का एक वाटर रिवर प्रोटेक्शन का एक स्कीम हुआ करता था, 1-2 स्कीम मिलता था। बाद में ये स्कीम को बंद करके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट में हम लोग पैसा दे देगा, आप लोग जितना कर सकते हैं करो। लेकिन हमारे अरुणाचल में इतना पैसा नहीं था, तो मुझे रिक्वेस्ट किया, तो ये स्कीम बंद हो चुका है। बंद होने के बावजूद भी ये स्कीम को प्लेस किया हुआ है, अभी लगभग 3-4 साल हो गया। तो कैबिनेट नोट भी बन चुका है, लेकिन बाद में ये डिसीजन हुआ कि इसको सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं, ऑल इंडिया का जितना स्पेशल रिवर प्रोटेक्शन का जो मेन चीज है, उसको एक साथ कैबिनेट नोट बना के पेश करना है। तो जल शक्ति मिनिस्टर ने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया, सिर्फ आलो का ही नहीं, अरुणाचल से कई स्कीम आया हुआ है, एक साथ प्लेस किया गया है। जब भी कैबिनेट में ये बात लाएगा, ये पेपर आएगा, तो ये आपका आलो का यमगो रिवर जो प्रोटेक्शन का है, वो तो तुरंत हो जाएगा। वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन कैबिनेट में लाना वो एक सामूहिक डिसीजन होता है। तो वो उसके वजह से थोड़ा डिले जो हुआ, वो मैं थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना साल डिले हो रहा है, लेकिन आगे वो हो जाएगा। अंत में, क्योंकि ये बीजेपी का पार्टी का रैली है, तो एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ अभी दो यादव साहब ने बात छेड़ दिया है। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि केंतो जी का लीडरशिप में आलो इसमें इतना शानदार डेवलपमेंट हुआ है। तो हर आदमी चाहेगा उसका लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ये कोविड नहीं आता, सचमुच में कोविड मतलब सिर्फ बीमारी की वजह से काम नहीं हुआ नहीं है। कोविड आना मतलब 1 साल का रेवेन्यू बंद हो जाता है, पैसा जो जनरेट होता है इकोनॉमी, वो बंद होता है, वो मामूली नहीं होता है। उसके बावजूद भी इतना जो काम हुआ है, लेकिन हम लोग किसी को छोड़ के जाने का बात नहीं करता हूं। बाकी जो भी है सब अपना है, सबको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्वाइन कीजिए बीजेपी में। और केंतो जिनी हमारा जो सिटिंग एमएलए है, उसको दोबारा मौका देना है, आप लोग ने रिक्वेस्ट किया है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, हम दोनों तो अभी, क्योंकि सेंटर में आप लोगों ने मुझे भेजा है और हमारा स्टेट का कैप्टन मुख्यमंत्री जी है, आज हम दोनों साथ में आए हैं।
तो जरूर इतने लोग आकर के जब कुछ चीज डिमांड करता है, लोग खुश है, तो हम लोग उसको और भी आगे बढ़ाएगा। उसको हम लोग कोई आप लोगों को दुखी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा मकसद एरिया का डेवलपमेंट है। और बीजेपी आने के बाद जो अरुणाचल में नया डेवलपमेंट का एक सिलसिला शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि ये चलते रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में तो कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राइट होता है, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। आप ये आदवा साहब को पूछिए, यहां में जितना भी सीनियर कांग्रेस लीडर होगा, पहले जो कांग्रेस को देख चुका है, उसको पूछिए। पेमा खांडू साहब खुद बोलेगा, वो खुद कांग्रेस में मिनिस्टर रहा है, वो बताएगा कितना तकलीफ था कांग्रेस में। एक स्कीम लाने के लिए दिल्ली में घूस दे करके स्कीम लाना पड़ता था, दिल्ली में कमीशन दे करके घूस दे करके स्कीम सैंक्शन करना पड़ता था। यहां जितना ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश से पूछिए, पैसा डोनेशन करता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर से डोनेशन लेता था कि दिल्ली में पैसा देना पड़ता है ये स्कीम लाने के लिए। कितना तरफ के हम लोगों को दिल्ली से पैसा लाने में मशक्कत करना पड़ता था, ऊपर से गाली खाता था। हम तो मालूम है ना, जब मैं नया एमपी बना था, हम लोग को तो आदमियों नहीं समझता था वहां में, ये कहां से जंगली लोग आ गया बोल के, क्या हालत था हम लोगों को। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया है। आज पार्लियामेंट में कोई बोल सकता है कि अरुणाचल को नहीं जानता है, सब जानता है। आज आपका एमपी को, अरुणाचल का प्रदेश का एमपी को कैबिनेट में दर्जा दिया है। मोदी जी को तो हम लोग कितना भी धन्यवाद देना है कम होगा, क्योंकि इतना इज्जत अरुणाचल प्रदेश को दिया है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब लोग से हर महीना, 2 महीना, 3 महीना में रिव्यू मीटिंग लेता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे भी बोलता है कि आपका अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर बहुत यंग भी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। पेमा खांडू जी को आज इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है। क्लीन है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गंदाबाजी झगड़ा, कोई इल फीलिंग नहीं है, सबको साथ लेके चलने का काम कर रहा है। जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी लेके देश को आगे चल रहा है, वैसे पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश को लेके आगे चल रहा है। ऐसा समय में यहाँ में कुछ छोटा मोटा जो घटना होता है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कोई पेपर लीक, ये जो हमारा यहाँ एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुआ है, तो हम लोगों को कितना दुखी हुआ है। ये इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना कि ये मिनिस्टर एमएलए गवर्नमेंट चलाएगा तो ठीक नहीं है। एमएलए मिनिस्टर का काम नौकरी देना नहीं है, नौकरी क्रिएट करना है। कैसा अपॉइंट करना है ये कमीशन तय करेगा, इंडिपेंडेंट। और जिसको इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया वहीं से पेपर लीक हो रहा है और गाली खाना पड़ता है चीफ मिनिस्टर और हम लोग बिना मतलब का। हम लोगों ने एक टुकड़ा का चोरी नहीं किया, दिल लगा करके दिन रात काम करता है। कोई और चोरी करता है, कोई ऑफिस में कोई घपला कर देता है, हम लोग को बात सुनना पड़ता है। इसलिए मैं आज इस मन से कहता हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, आप लोगों को जितना भी जो स्कीम देता है हम लोग देता है, आप बहुत साफ से क्लीन तरीके से काम कीजिए। ऑफिस में करप्शन मत कीजिए। हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन बिना मतलब हम लोगों के खिलाफ में बात सुनना पड़ता है। ईटानगर में हम तो जब से आया है, मुझे यही सवाल पूछता है मीडिया वाला भी, सर वो पेपर लीक का पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होगा? उसका इंक्वायरी चल रहा है, सब कुछ, कितना लोग को अरेस्ट भी हो गया, जेल भी डाल दिया। उसको करेक्शन करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने अपना तरफ से पूरा मदद करके रिकॉन्स्टिट्यूट भी करा दिया। सरकार उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे कमीशन का काम हो चाहे इंक्वायरी का काम हो, वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर भी हमको जब भी आता है इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वही एक स्कैम हुआ है उसके बारे में पूछते रहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुस्सा तो हमको ज्यादा होना चाहिए कि हम लोगों ने जो कमीशन बनाया, जो डिपार्टमेंट बनाया, वहां में घपलेबाजी हो रहा है। इसलिए हमारा डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, जितना भी खास करके जो ऑफिसर कंसर्न और कॉन्ट्रैक्टर, आप पब्लिक का पैसा को अच्छा से इस्तेमाल कीजिए।
क्योंकि पेमा खांडू की सरकार ने बहुत कड़ा फैसला लेते हुए कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया है, बहुत सा लोगों को जेल भी डाला है, आप लोग को मालूम है। इसलिए सरकार बहुत सख्त से काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मोदी जी का लीडरशिप में बहुत ही स्ट्रिक्ट काम चल रहा है। आपने देखा नहीं होगा, हम लोग अभी 10 साल पूरा होने वाला है, एक भी सेंट्रल मिनिस्टर का कोई भी करप्शन आपने सुना नहीं होगा। आज के जमाने में तो मोबाइल फोन है, कैमरा है, जब भी टेप कर सकता है। कांग्रेस के जमाने में जब ये सब मोबाइल कुछ भी नहीं था, हर दिन कोई ना कोई मिनिस्टर जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया था। डेली न्यूज़पेपर जब भी खोलेगा, ये डिपार्टमेंट में इतना चोरी हो गया, ये मिनिस्टर का पीए ने इतना पैसा खा दिया, ये मिनिस्टर ने इतना स्कीम का पैसा लेकर के स्कीम दिया है। ये सुनते सुनते हम लोग थक गया था। नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है, आज तक एक भी मिनिस्टर ऑफिस का कोई भी करप्शन केस सामने में नहीं आया। आप सोच के देखिए कितना साफ तरीके से हम लोग का सरकार चल रहा है। तो ऐसा पार्टी का मेंबर होना गर्व की बात है। बीजेपी में आज जितने भी लोग आए हैं, सबको मालूम है कि देश और दुनिया में इंडिया का कितना नाम हो रहा है। तो ये सब मुझे और ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे तो काम करके आगे देश का सेवा करने का तो मौका मिल ही रहा है, लेकिन हमारा वेस्ट सियांग में 3 एमएलए सीट है, तीनों का तीनों, यहाँ केंतो जिनी जी है, उधर में बगरा साहब यहाँ बैठा हुआ है, उधर में हमारा यामर भाई बैठा हुआ है। तीनों जगह में हमको मालूम है काम काज आज जैसे यहाँ चल रहा है, बाकी जगह में भी काम चल रहा है। आज क्योंकि हम आलो ईस्ट में आया है, इसलिए आलो ईस्ट के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि केंतो जिनी को और जितना ये 5 साल अभी होने वाला है, जितना मदद मिला है, उन्होंने जितना काम करके दिखाया है, उससे डबल काम अगला बार करने के लिए पूरा सपोर्ट समर्थन हम लोग देंगे। फिर से आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत शानदार कार्यक्रम करके आप लोगों ने दिखा दिया कि बहुत मजबूत है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।